अस्सलामुअलैकुम। गुलदस्ता के एक नए एपिसोड के साथ हम आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में हम कई क्राफ्ट्स बनाना सीखेंगे, साइंस एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, हमारे दीन के बारे में कुछ बातें जानेंगे और कुछ नई दुआएं याद करेंगे और सबसे आखिर में कुछ जायकेदार स्नैक्स बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खुशबू है हर चार सू। नन्हे मुन्हे बच्चे हैं पर ऊंची इनकी आरज़ू। प्यार भरा रंगों का बस्ता, खुशियों से है दिल का रास्ता। इल्मो अमल की दुनिया है ये, बच्चों का ये है गुलदस्ता। बच्चों का ये है गुलदस्ता, बच्चों का। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में हर मिनट लगभग 10 लाख से ज़्यादा प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ हो रही हैं और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स की है। एक प्लास्टिक बॉटल इन्वायरमेंट में डीकम्पोज होने में लगभग 400 से 500 साल लेती है। आप सोचें कि इतनी बड़ी तादाद में हर मिनट प्लास्टिक वेस्ट इस दुनिया में इकट्ठा हो रहा है, ये इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाता होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इस प्रॉब्लम का हिस्सा बनने की बजाय इसका सल्यूशन बन सकते हैं। आज के क्रिएटिव कॉर्नर में हम आपको यही सिखाएंगे कि किस तरह से प्लास्टिक बॉटल्स का रीयूज़ करके, इनको रिसाइकिल करके आप घर के खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खुशबू है हर चार सू। नन्हे मुन्हे बच्चे हैं पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्रिएटिव कॉर्नर के एक और नए एपिसोड में आप सबका खुशामदीद। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में ऐसा सामान होता है जो हम फेंक देते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक बोतल, कैन्स, कार्टून्स। ये सारा सामान वेस्ट होकर हमारे माहौल को गंदा कर देता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसी सामान को यूज़ कर हम अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा और सुंदर बना सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम एक प्लास्टिक बॉटल और आइसक्रीम स्टिक्स को यूज़ करके एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट पॉट बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लास्टिक बॉटल लेंगे और इसे हम मिडल से कट कर लेंगे ताकि प्लांट पॉट का बेस बन सके। हम इसे कटर की हेल्प से बीच में से काट लेंगे। अब हमारा पीस कट चुका है। अब हम इसकी हाइट स्केल से नोट करके एक पेपर पर मार्क कर लेंगे। अब हमारा पीस कट के तैयार हो चुका है। अब हम इस पे एक एक करके आइसक्रीम स्टिक्स चिपकाएंगे। याद रहे, हमने आइसक्रीम स्टिक्स को एक तरफ से पेपर के नीचे से चिपकाना है और एक तरफ से बिल्कुल बराबर से चिपकाना है। अब हम इस आइसक्रीम स्टिक्स के बेस को
इस बॉटल के इर्द गिर्द चिपका देंगे। अब हमारा प्लांटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे पेपर फ्लावर से डेकोरेट करेंगे। अब हम इसमें प्लांट लगा देते हैं। अब हमारा प्लांट पॉट घर में रखने के लिए रेडी हो चुका है। आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके और भी तरह के प्लांट पॉट बना सकते हैं, जैसे ये वाला प्लांट पॉट, और आप इनसे पेन स्टैंड भी बना सकते हैं। तो इस तरह हमारा प्लांट पॉट बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद है आपको ये क्राफ्ट पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में एक और नए क्राफ्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चों का ये है गुलदस्ता, बच्चों का ये है गुलदस्ता। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह हम प्लास्टिक बॉटल्स को रीयूज़ करके काम की चीज़ों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करें और इन चीज़ों की रिसाइकलिंग करें तो हम अपने घर और माहौल दोनों को क्लीन और ग्रीन बना सकते हैं। अब टाइम हो चुका है एक ज़बरदस्त साइंस एक्सपेरिमेंट का। चलिए क्यूरियस लैब चलते हैं और देखते हैं वहाँ कौन सा साइंस एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खुशबू है हर चार सू। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम क्यूरियस लैब में लेकर आए हैं एक और बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बलून। मतलब एक ऐसा बलून जो खुद ब खुद फूल जाए बिना हवा फूंके। सबसे पहले एक बलून लीजिए और एक ड्रॉपर की हेल्प से उसमें विनेगर डालिए। केयरफुली डालें ताकि विनेगर नीचे ना गिरे। अब इस विनेगर वाले बलून को साइड में कहीं केयरफुली रख दें ताकि विनेगर बाहर ना गिरे। दूसरी तरफ एक टेस्ट ट्यूब में एक फनल की हेल्प से थोड़ा बेकिंग सोडा डालें। अब इस विनेगर वाले बलून को इस टेस्ट ट्यूब की ओपनिंग में चढ़ा दें। जब आप चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो तो सिर्फ इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा कीजिए ताकि बेकिंग सोडा बलून के अंदर चला जाए और फिर विनेगर से मिक्स हो जाए। जैसे ही दोनों मिक्स होंगे एक ज़बरदस्त रिएक्शन शुरू होगा और बलून आहिस्ता आहिस्ता खुद इन्फ्लेट होने लगेगा। आप देख सकते हैं कि बलून कितना अच्छा इन्फ्लेट हो रहा है। अब समझते हैं कि यह होता क्यों है। जब विनेगर और बेकिंग सोडा मिक्स होते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है।
ये रिएक्शन इस वजह से होता है क्योंकि विनेगर एक एसिड है जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं और बेकिंग सोडा एक बेस है जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट गिव्स सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ये बलून के अंदर जमा होती है और बलून इन्फ्लेट हो जाता है। ये केमिकल रिएक्शन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाता है कि केमिकल रिएक्शन से नए नए सब्सटेंसेस बनते हैं और गैसेस रिलीज होती हैं। ये गैसेस इनविजिबल भी होती हैं, पर जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं तो बलून इन्फ्लेट हो जाता है। इसी तरह रियल लाइफ में भी ऐसे एसिड बेस रिएक्शंस बहुत जगह होती हैं। जैसे हमारे स्टमक में जब एसिड एक्स्ट्रा बन जाता है तो डॉक्टर हमें एंट एसिड खाने के लिए देते हैं जो एक बेस होता है और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। रिएक्शन के बाद मिक्सचर नुकसानदेह नहीं होता, इसलिए आप मिक्सचर को सिंक में फेंक सकते हैं और अपने हाथ धो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेल्फ इन्फ्लेटिंग बलून एक्सपेरिमेंट। मज़ेदार भी और इंफॉर्मेटिव भी। आप भी घर पे ये ट्राई कर सकते हैं, बस थोड़ा केयरफुल रहना होगा। अगली दफ़ा हम क्यूरियस लैब में लेकर आएंगे एक और ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चों का ये है गुलदस्ता, बच्चों जज़ाकल्लाह माहम, आपका ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। बच्चों, आप भी एक्सपेरिमेंट घर पर ट्राई करें और सेल्फ इन्फ्लेटिंग बलून बनाकर इसके पीछे की साइंस पर गौर करें। अब वक्त हो चुका है हमारे ईमान को ताज़ा करने का। आइए देखते हैं कि नसर और मोनिस आज हमें क्या सिखाते हैं। हम हैं अहमदी मुसलमान, इससे है अपनी पहचान। आओ मिलकर समझे हम किस पर है अपना ईमान। हम हैं अहमदी मुसलमान। मोनिस, मैं सोच रहा था कि जब अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो हमसे खुद बात क्यों नहीं करता? इतने सारे नबी की ज़रूरत क्यों पड़ी है? और जब अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो वो अपने कंट्रोल से हमें सीधे रास्ते पर क्यों नहीं चलाता? जी ना सर, ये सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। चलो आज फिर मुरब्बी साहब से ये सवाल करेंगे। चलो चलते हैं। हमने पाया समझ के सबको, आसमां को तारों को, कोई है मालिक इस दुनिया का जिसने बनाया सारों को। मुरब्बी साहिब, अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है, वो तो सब कुछ कर सकता है, पर अल्लाह ताला अपने कंट्रोल पे हमें सीधे रास्ते पर क्यों नहीं चलाता? इतने सारी नबियों की ज़रूरत क्यों पड़ी है? ठीक है बच्चों, ये तो तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बात बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने नबियों को क्यों भेजा और नबियों की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहले ये कि अगर आप किसी स्कूल में जाते हो और आप ये देखते हो कि उस स्कूल में किताबें तो हैं लेकिन पढ़ाने के लिए, उनको हमें समझाने के लिए कोई टीचर नहीं है, तो मुझे बताओ कि क्या आप लोग ख़ुद से अपनी तरफ से किताबों को पढ़ के समझ सकते हो? नहीं ना, आपको बहुत सारी मुश्किलें पेश आएंगी। तो इसीलिए जो नबी होता है वो हमारे लिए एज़ अ टीचर होता है। जब अल्लाह ताला अपनी कोई हिदायत भेजता है, जैसे मिसाल के तौर पर जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खोल खोल के बताया कि उसमें कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से हुक्म हमें अल्लाह ताला ने दिए, किन किन बातों के करने के लिए कहा है और किन किन बातों से हमें रोका है। और दूसरी बात ये कि नबी सिर्फ़ बातें बताते नहीं हैं बल्कि उनका अमल भी हमें करके दिखाते हैं। वो हमारे लिए एक रोल मॉडल भी होते हैं, वो हमें गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे लिए एक रोल मॉडल भी होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला हमें ख़ुद ही, क्योंकि अल्लाह ताला के पास तो सारी ताकत है, वो ख़ुद क्यों नहीं हमें अपने कंट्रोल से सीधे रास्ते पे चलाता? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला के अंदर ये ताकत तो है, लेकिन उसने अपने बंदों को एक फ्री विल दिया है, उनको चॉइस दी है, उनको रास्ता तो बता दिया कि अच्छा रास्ता ये है और बुरा रास्ता ये है, लेकिन उनको एक अपनी चॉइस दी है कि वो अपनी ख़ुद की चॉइस से अगर चाहें तो सीधे रास्ते पे चलें और अगर चाहें तो बुरे रास्ते पे चलें। और इससे क्या होगा, जब अल्लाह ताला देखेगा कि मेरा बंदा मेरी खुशी के लिए वो सीधे रास्ते पे चल रहा है और बेशक उसको बुराई अच्छी लगती है लेकिन वो फिर भी उससे रुक रहा है मेरे लिए, तो वो उस पर उस बंदे को सवाब देता है। अगर अल्लाह ताला हमें रोबोट की तरह बना दे
कि हम उसे जो काम कहें वो खुद ही करता रहे, तो उससे हमें कोई सवाब नहीं मिलता। समझे बच्चों? तो नबी तो जैसे अल्लाह के भेजे हुए टीचर हैं जो हमें समझाते हैं और इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है। ओह, अब समझ आई। नबी तो सिर्फ पैगाम लाने वाले नहीं होते, वो एक रोल मॉडल भी होते हैं और अल्लाह ताला ने हमें खुली आज़ादी दी है कि हम सही रास्ता चुनें। बिल्कुल बच्चों, और हमारे लिए इस वक्त सबसे अच्छा रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमें चाहिए कि हम उनकी बताई हुई हर बात पर चलने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह मुरब्बी साहब। बहते सागर और कल्याण, क्यों कर घूमे सारा जहां, खुद को ही गर देखे हम, कितने हैं उसके एहसान। तो बच्चों, आपने देखा कि अल्लाह ताला हर दौर में हमारी हिदायत के लिए अंबिया भेजता है। फिर चाहे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, या हमारे प्यारे नबी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर इस दौर में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम हो। जो लोग अंबिया की बातों पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें इनाम देता है, और जो लोग नहीं मानते वो हमेशा नुकसान उठाने वाले हो जाते हैं। आइए चलते हैं अब हमारे नन्हे आलिम की तरफ और देखते हैं कि वो आज हमें कौन सी दुआ सिखाने वाले हैं। हम छोटे बच्चे हैं, हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। अम्मी दिन रात हमारी फ़िक्र करती हैं, हमारे खाने पीने, कपड़ों और पढ़ाई का ख्याल रखती हैं। अब्बू मेहनत करते हैं ताकि हमें हर चीज़ अच्छी मिले। वो हमारी खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें और उनके लिए दुआ किया करें। कुरान मजीद में एक बहुत ही खूबसूरत दुआ सिखाई है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस दुआ का मतलब है कि ऐ मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मेरी परवरिश की। हमें चाहिए कि रोज़ाना ये दुआ हम अपने वालिदैन के लिए करें ताकि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। यही सबसे अच्छा काम है जो हम अपने वालिदैन के लिए कर सकते हैं, उनके प्यार के बदले। बच्चों का ये है गुलदस्ता, बच्चों जज़ाकल्लाह हाज़िका। बेशक हमारे वालिदैन के हम पर बहुत एहसानात हैं। हमें हमेशा उनकी हर एक बात मानने की कोशिश करनी चाहिए और हर वक्त अल्लाह ताला से अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए। अब वक्त हो चुका है इस एपिसोड के लास्ट सेक्शन का, जिसका नाम है मिनी रेसिपीज़। आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें कौन सा स्नैक बनाकर दिखाया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी एक चटपटी रेसिपी की है। एक ऐसी रेसिपी जो सबको पसंद है। क्या आप तैयार हैं? वालेकुम अस्सलाम शाफिया। आज हम एक ज़बरदस्त स्नैक बना रहे हैं जो हर कोई एंजॉय करता है। आज हम बना रहे हैं चाट पापड़ी। कहते हैं कि चाट पापड़ी का ओरिजिन मुगल्स के टाइम पर हुआ था, जब एक बादशाह के शाही हकीम को उसके हेल्थ के लिए इजी टू डाइजेस्ट बट टेस्टी स्नैक बनाने की राय दी थी। लेकिन इसने टाइम के साथ इतना इवॉल्व कर लिया है कि अभी टेस्टी तो है लेकिन इजी टू डाइजेस्ट नहीं रही। असल में चाट नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, लाइक दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद जैसी सिटीज़ में बहुत पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। ये एक ज़बरदस्त स्नैक है, पर इसका स्ट्रीट फूड वर्जन बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, इसलिए आज हम इसको घर पे बनाना सीखेंगे। अच्छा इब्बा, ये बताओ चाट पापड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? सब कुछ। पापड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए, दही क्रीमी होनी चाहिए और चटनी बिल्कुल चटपटी होनी चाहिए। तो हम इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए चाहिए पापड़ी, उबले हुए काले चने, हरी चटनी, उबले हुए आलू, सेव, इमली की चटनी, दही, चाट मसाला, नमक, हरा धनिया और लाल मिर्च। इसमें सबसे पहले पापड़ी डालेंगे। अब इसमें उबले हुए काले चने और आलू डालेंगे।
अब इसमें दही डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा सा चाट मसाला और नमक हस्बे जायका डालेंगे। अब हम इसको फिर मिक्स करेंगे। अब इसमें इमली और हरी चटनी डालकर मज़ेदार बनाएंगे। अब हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। आइए अब हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। अब हम इसको सेव और हरा धनिया से गार्निश करेंगे। वाह हिब्बा, यह तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। चलो टेस्ट करते हैं। मैं आपको अलग बाउल में डाल के देती हूँ। खाने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। माशाल्लाह, ये तो बहुत टेस्टी बनी है। अमेजिंग। दोस्तों, आप भी इसको अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि कैसा बना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, कुकिंग के दौरान जो भी बर्तन यूज़ हुए हों उसे साफ़ करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह फॉर वाचिंग गुलदस्ता। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, चाट पापड़ी तो वाकई ही बहुत जायकेदार स्नैक है और आज इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकर भी हमें बहुत नॉलेज मिली। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आज के एपिसोड में की गई एक्टिविटीज़ को आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और इसकी तस्वीर या वीडियोस बनाकर MTA इंटरनेशनल इंडिया स्टूडियोज़ के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें ताकि हम इन वीडियोस को अगले एपिसोड में फ़ीचर कर सकें। गुलदस्ता के एक और एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खुशबू है हर चार सू। नन्हे मुन्हे बच्चे हैं पर ऊंची इनकी आरज़ू। प्यार भरा रंगों का बस्ता, खुशियों से है दिल का रास्ता। इल्मो अमल की दुनिया है ये, बच्चों का ये है गुलदस्ता। बच्चों का ये है गुलदस्ता, बच्चों का ये है गुलदस्ता। बच्चों का ये है गुलदस्ता।